और इस वक्त आपको सीधे दिल्ली के लिए मेरिडियन होटल में लिए चलते हैं, जहां पे प्राइम न्यूज आज कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रहा है। विकास की नींव होती है। जैसा कि तमाम पंचवर्षीय योजनाओं में भारत सरकार का हमेशा है, जब भी आपने देखा होगा प्रथम आम चुनाव जब हुए और उसके बाद जब पहली पंचवर्षीय योजना आई 1952 के साल के बाद से ही, तभी से हर 5 साल में अवसंरचना पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। लेकिन जब सन 2020 में अचानक कोरोना ने मार्च के महीने में हम सब पर हमला किया, तब अस्पतालों को जाकर ये महसूस हुआ कि हमारे पास बेड्स नहीं है, हमारे पास आईसीयू की कमी है, हमारे पास ऑक्सीजन के वो सिलेंडर भी नहीं है जो इंसान को सांस दे पाएंगे जब वो बीमार होगा। इन सारी चीज़ों पर ध्यान हमारा तभी जाता है जब कोरोना हमारे बीच में आता है। तो निश्चित रूप से आज जो हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, आप इसके महत्व को आज समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि इस महामारी ने हमको पिछले 70 सालों की पूरी मेहनत को सामने रख कर दिखा दिया। इसने हमको ये समझा दिया कि इन 70 सालों में हमने जो विकास किया है वो कितना अधूरा है, कितना छोटा रह गया है, कितना बौना है। इन सभी के बाद जिस तरह से अवसंरचना पर हमको काम करना चाहिए था, उस रफ्तार से बहुत ज़्यादा बधाई की पात्र तमाम राज्य सरकारें हैं, वो किसी भी पार्टी की रही हों, लेकिन सभी ने बहुत ही त्वरित गति से अस्पतालों पर काम किया। बेड्स की जो संख्या थी उनको बढ़ाई गई, जो वहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए थी उन सुविधाओं को बढ़ाया गया, और सबसे ज़्यादा जो काम हुआ वो साफ सफाई पर हुआ। आप हैरान होंगे, जब आप सरकारी अस्पताल कभी जाते रहे होंगे तो निश्चित रूप से अगर आप मरीज से पूछते रहे होंगे साल 2020 के पहले, तो वो सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहता था। वो जानता था कि इससे बेहतर तो मेरा घर का आंगन है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो यहाँ पर भर्ती हुआ तो शायद ही पूरी तरह से ठीक होकर कभी बाहर निकलेगा, और अगर घर जाएगा भी तो वो बीमारी लेकर जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। हम तमाम चीज़ों पर यहाँ पर आज अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे और समझने की हम कोशिश करेंगे कि ये कितना ज़रूरी था, और जो अवसंरचना है, जो संरचनाएं हैं, उन पर काम करने की कितनी ज़रूरत थी। तमाम मेहमान मेरे साथ होंगे। हमारे साथ अमित सिंह जी हैं, ग्रुप सीईओ हैं यथार्थ हॉस्पिटल की, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ पर। साहिल खन्ना है हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ पर। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला होंगे, थोड़ी देर में हमको ज्वाइन करेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर गिरिजेश होंगे हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और डॉक्टर एन झा भी हमारे साथ होंगे। तो जो भी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हम इस पैनल के अब यहाँ पर शुरुआत करेंगे और आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे के पूरे विषय पर कितना काम होना चाहिए और किस तरह से इस पे काम किया जा सकता है। तो मैं तमाम मेहमानों के पास यहाँ पर आना चाहूँगा और ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि आपके हिसाब से जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना चाहिए था, जिस तरह से अवसंरचनाओं पर काम होना चाहिए था, वो कितना ज़रूरी है। सबसे पहले अमित जी, मैं आपके पास आता हूँ। आपने जिस तरह से काम किया, आपका एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अगर बेड्स की संख्या की बात की जाए तो मुझे जहाँ तक याद है, आपके अस्पताल के लिए कहा जाता है कि बेड्स की संख्या के मामले में बहुत बड़ा अस्पताल माना जाता है, सुविधाओं के मामले में भी बहुत आगे। 2020 के पहले और उसके बाद में आपने कितना परिवर्तन देखा? क्या आपको भी महसूस हुआ कि अवसंरचनाओं पर हमको काम करने की और ज़रूरत है? पर्याप्त बेड्स अगर होंगे तो मरीजों का ठीक से इलाज किया जा सकता है। अगर सुविधाएं, मशीनरी पूरी तरह से अस्पताल में होंगी तो उसमें ठीक से काम किया जा सकता है। इस पर कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और कितनी आपने की है? जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का और अपने बातें रखने का, बिकॉज बड़ा इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द बोथ साइड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस। इट्स नॉट जस्ट वन साइड ऑफ नोइंग कि हॉस्पिटल्स के क्या इशूज़ है। हॉस्पिटल ऑल्सो हैविंग देयर ओन इशूज़। यू नो, आई टेल यू, वी एज एन यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, हम 1200 बेड है हमारे पास इन NCR रीजन। वी आर रनिंग 3 हॉस्पिटल्स एंड आई प्राउडली से कि हमने प्रॉब्ली उत्तर प्रदेश या इवन इफ यू कैन से द नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूं तो आई थिंक द हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड्स वी हैड एलोकेटेड एज ए प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर ट्रीटिंग द कोविड पेशेंट। जी, तो ऑलमोस्ट 300 प्लस बेड्स, अराउंड 350 बेड्स हमने एलोकेट करे थे। एंड वंस अपॉन अ टाइम, लेट मी टेल यू, यू गाइज वुड बी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, एक टाइम पे हमारे पास एक भी बेड अवेलेबल नहीं था। 350 से ऊपर, इनफैक्ट कपल ऑफ टाइम्स वील हैव टू रिफ्यूज दैट पेशेंट। वो जब पीक टाइम था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाला टाइम था। सो ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल्स जो हैं, पर्टिकुलरली जो दिल्ली NCR या इवन मेट्रो सिटीज़ के हॉस्पिटल्स हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, दे आर कैपेबल ऑफ रनिंग दिस थिंग्स। बट येस, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिजीज पैटर्न। इसका इशू था कि इसमें सीवियरिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी। एल्डरली पीपल वर गेटिंग मोर अफेक्टेड, उनका लंग्स ज़्यादा इन्वॉल्व था, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, सो दे रिक्वायर्ड अ मोर ICU बेड्स
हाउएवर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स बनता है, सो देयर इज अ वेरी मैथमेटिकली एक कैलकुलेशंस होती है हमारी कि भाई दीज आर द बेड्स, दीज मेनी वुड बी द क्रिटिकल बेड्स, ये हमारे डे केयर बेड्स होंगे, इतने हमारे इमरजेंसी बेड्स होंगे, तो दीज आर ऑल कैलकुलेशंस और हॉस्पिटल उसी हिसाब से तैयार होता है। बट कोई भी हॉस्पिटल इस पेंडेमिक के हिसाब से अपने आप को प्रिपरेशंस नहीं करके रखता। बिल्कुल। बट यस, आई टेल यू, वी हैव आई थिंक द सारे हॉस्पिटल ने ये दिखाया करके कि भाई जब जरूरत पड़ती है, जब ऐसी महामारी, ऐसी पेंडेमिक आती है, सो वी आर वेरी मच कैपेबल ऑफ डूइंग। एंड बिलीव मी, कपल ऑफ मेरे पूरे ग्रुप ने कुछ बेड्स और इस तरीके से आईसीयू, मतलब कपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने आईसीयू में जो कन्वर्ट किया, इट वी डिड अ कमेंडेबल जॉब्स। चाहे मशीनरी प्रोवाइड करनी हो, चाहे बेड्स प्रोवाइड करनी हो, या द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मैन पावर। एंड आप एक चीज चैलेंजेस समझें हॉस्पिटल्स के लिए पर्टिकुलरली, सी पेंडेमिक पेशेंट्स हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारे जो मैन पावर है, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिंग हैं, जो फ्रंट लाइन हैं, उनको हम कैसे कम से कम वो अफेक्टेड हो या इन्फेक्टेड हो इस चीज़ से। तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज एक बार एक स्टाफ इन्फेक्ट हो गया, आप समझिए नर्सिंग इज अ बल्क, वो नंबर ज़्यादा, एक स्टाफ हुआ सो इससे चेन रिएक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। अब उनको क्वारंटाइन करके आई हैड टू हैड अ सेकेंड लाइन ऑफ स्टाफ, तो वो अरेंजमेंट करना हम आई एम श्योर जितने भी यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होंगे, हॉस्पिटल वाले होंगे, ये सब जानते होंगे कि एक सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स को सबको करते हुए कि कम से कम स्टाफ इन्फेक्टेड हो और उसके बाद जो ट्रीटमेंट हो पेशेंट्स को वो बेस्ट हो। एंड दैट्स व्हाट वी एज एन अ ग्रुप वी प्रोवाइडेड द बेस्ट डॉक्टर्स, पल्मोलॉजिस्ट, सीनियर इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर्स जो थ्रू आउट लगे रहे हैं, इंटायर रेडियोलॉजी सर्विसेज, बिकॉज आपको सीटी और एक्सरे की जरूरत थी कुछ पेशेंट्स को, तो वो हमने करा। बट येस, these are the probably scenario in a bigger places like a metros में है, but the moment you go to the probably 50-60 kilometers away from these metros, yes there is a infrastructure challenges हैं, लोग उतनी हिसाब से उस हिसाब से तैयारी नहीं कर पाते, उस हिसाब से अरेंज नहीं कर पाते चीज़ों को। You need to have a ventilator is not that easy thing, it's a very costly equipments हैं जो इतने बल्क में बहुत कम हॉस्पिटल हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। सो बट बहुत सारे फैसिलिटीज़ और सर्विसेज हमें गवर्नमेंट से भी मिले, एंड वी रियली वर्कड गवर्नमेंट के साथ हाथों में हाथ मिला करके, कंधों से कंधे मिला करके हम लोगों ने काम किया दूर दराज तक के लोगों को। एंड आई प्राउडली से कि हमने मोर देन 5000 कोरोना केसेस हमने ट्रीट करे उस ड्यूरेशन में। और अभी भी आई थिंक द पेंडेमिक इज probably in a peak now, again is going probably next 10 days we would see a much number of cases Gunakam. So उस हिसाब से बड़े हॉस्पिटल्स तैयारी कर सकते हैं, बट यस दोज हॉस्पिटल्स के नंबर्स हमारे पास कम है। इफ यू टॉक अबाउट द मिड सेगमेंट हॉस्पिटल जो कि प्रॉब्ली 50-60% हॉस्पिटल्स हैं, उनके पास यस देयर आर द बिग चैलेंजेस, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना और इतने ह्यूमन रिसोर्स को एंगेज करना, इट वाज अ बिग चैलेंज। एंड मोटिवेटिंग दोज पीपल टू यू नो द वर्क एंड सर्व इन अ कोविड। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, मैं किसी भी एम्प्लॉय को अपना फोर्स नहीं कर सकता था कि आपको कोविड में ड्यूटी करनी है, बट आई टेल यू द वे द टीम वर इन्वॉल्व थ्रू आउट, हम सब हमारे चेयरमैन से लेकर एवरीबॉडी वी वर सो मच इन्वॉल्व इन दिस ट्रीटिंग। सो स्टाफ भी देखता कैसे सब लोग इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि अच्छा तुम चले जाओ हम अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, यू नो दिस थिंग। वी वर देयर इन अ सेम हॉस्पिटल, वी हैड वन एरिया वी कॉर्डन ऑफ एज ए नॉन कोविड, एंड सारी की सारी सीसीटीवी अरेंज से हम देखते रहते थे एज ए मैनेजमेंट। स्टाफ फ्रंट पे था, वो काम करते थे, उनकी पूरी फैमिली का केयर भी वी हैड गिवन दैट एश्योरेंस। प्लस आई टेल यू वन मोर थिंग विच आप सभी लोगों को जानना चाहिए, जो हेल्थ केयर है, आई एम श्योर जो हॉस्पिटल चला रहे हैं सब लोग एग्री होंगे कि हम लोगों ने जो स्टाफ की सैलरी वगैरह भी थी was not, we had increased their salary because some kind of incentives they need to have this thing. So we made such kind of provision, उनको motivations करी, उनके फैमिली का टेक केयर किया। हमने सारे स्टाफ के फैमिलीज का इंश्योरेंस करवाया, because there was a certain questions they raised to us कि सर हमारा हो गया, we are only earner to the family, हमारी फैमिली का क्या होगा। So we made all those arrangements, we motivated and keep on doing this thing. So इस वजह से हमने इस लेवल के सर्विसेज दे पाए। बट यस छोटे जगहों के हॉस्पिटल्स और प्रॉब्ली छोटे सेगमेंट्स के हॉस्पिटल्स के लिए ये चैलेंज था, इट वाज अ बिग चैलेंज। आई टेल यू यस इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे हमें बहुत लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, एंड काम हो भी रही है, गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से लगी हुई है। आई एम श्योर ऐसे इंडिया ने जिस तरीके से ये दिखाया कि जिस तरीके से हम कोविड को फाइट किया, आई थिंक ये विश्व के लिए, वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा हमने एग्जाम्पल सेट किया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग बाकी यूरोपियन कंट्रीज से हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही पीछे हैं, उसके बाद भी जिस
तरीके से कोविड मैनेजमेंट इंडिया के हॉस्पिटल्स ने किया, आई थिंक इट्स कमेंडेबल। बिल्कुल, थैंक यू। इससे पहले कि हम अगले सवाल की तरफ बढ़े, दो मेहमान और भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर नरेश चावला, मैं आपको आमंत्रित करता हूं मंच पर, और डॉक्टर एनएन झा, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं मंच पर। कृपया आइए और मंच पर अपनी जगह को ग्रहण कीजिए। इसके बाद हम सेशन की आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साहिल, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरह से आज यहाँ पर अवसंरचना की बात हो रही है, उस संरचना की बात हो रही है जो कि शहर और गांव के हिसाब से अगर हम समझे तो ज़्यादा आसानी होगी। शहर में कई बार क्या होता है कि अगर सरकारी अस्पताल में अच्छी सुविधाएं नहीं है तो आपके पास एक प्राइवेट का ऑप्शन है। तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनके अच्छे अस्पताल हैं, महंगे हैं, लेकिन उनमें इतनी अच्छी सुविधाएं हैं जिसमें आप क्वेश्चन मार्क शायद ही खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जब गाँव की बात होती है, गाँव की जैसे जैसे दूरी सरकार के साथ है वैसी वैसी दूरी विकास के साथ भी है, कि ऐसे अस्पताल हैं कि वहाँ पर डॉक्टर किस तरह से बैठते हैं, डॉक्टर किन हालातों में बैठते हैं, किन परिस्थितियों में मरीजों का इलाज करते हैं, ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। इस पर किस तरह से काम किए जाने की पूरी तरह जरूरत है, क्योंकि एक जो सबसे बड़ा मैंने पॉइंट देखा वो ये देखा कि डॉक्टर तो हैं वहाँ पर, लेकिन उसके ऊपर जनसंख्या का इतना ज़्यादा दबाव है कि पता चला एक डॉक्टर को एक दिन में 500 पेशेंट देखने पड़ रहे हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो नहीं आ पाती। इसमें किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है और इसमें क्या इंप्रूवमेंट लाई जानी चाहिए? आई थिंक इसका आंसर अगर डॉक्टर्स देंगे तो वो बेटर रहेगा। एज अ मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर हम ये इंश्योर कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछने की वजह यही थी, क्योंकि आप इन चीज़ों को बनाते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं अगर उनको गांवों तक पहुंचाया जाए, अगर कंपनियां उस पर ध्यान दें कि सस्ते दामों पे अगर छोटे छोटे क्लिनिक्स को ये चीज़ें प्रोवाइड की जाए, तो इससे क्या सुधार आ सकता है? जी, हमारी कंपनी की आइडियोलॉजी यही रही है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाएं और उनको ऑल ओवर द कंट्री जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करें। कोविड के टाइम पे जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था, उस टाइम पे जैसे ही लॉकडाउन लगा था, हमारा लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा चैलेंज था। हमें सारे हॉस्पिटल्स में वर्ल्ड पूरे इंडिया में उन सारे प्रोडक्ट्स को पहुंचाना था, और करीबन 800 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के अंदर, और वो सारी डिस्ट्रिक्ट्स वर एक्टिंग लाइक 800 कंट्रीज। वहाँ के अलग अलग रेगुलेशंस, वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आपको परमिशन लेनी पड़ती कि आपको यहाँ पे कंटेनर्स लेके आने हैं, यहाँ डिलीवरी करनी है। तो वो थोड़ा सा क्योटिक हो गया था। तो अगर अब जैसे ये करंट सिचुएशन है, गॉड फॉरबिड अगर कभी लॉकडाउन लगता है, तो वी शुड हैव अ प्रोटोकॉल इन प्लेस जिसके अंदर सप्लाई चेन बिल्कुल भी डिस्ट्रप्टेड ना हो, चाहे वो मेट्रोज के लिए है, चाहे वो टियर 1, टियर 2, टियर 3। ये एक पॉलिसी मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से गवर्नमेंट बॉडी को बताना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो हमें इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बिल्कुल, और थोड़ा सा आप इस चीज़ पर भी ब्रीफ कीजिए कि क्या गांवों के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं जो कि अस्पतालों में बहुत अच्छे से प्रयोग कर सके और उसमें ट्रीटमेंट की जो क्वालिटी है उसको और भी बेहतर बनाया जा सके? तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाहे वो कहीं पे भी यूज़ हो, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं अराउंड 80 कंट्रीज। कहने का मतलब ये है क्योंकि गांव में देखिए जो कर्मचारी भी हैं अस्पताल के वो इतने शिक्षित नहीं कि वो टेक्निकल इतने अवेयर नहीं होते हैं। कई सारे इक्विपमेंट्स ऐसे मैंने मेडिकल में देखे कि बहुत सारी बटनें उसमें, उसका डिस्प्ले बहुत ही टफ है, उसको समझना, उसकी जो लॉग बुक है, उसका पासवर्ड है, वो समझना उनके लिए आसान नहीं। क्या इस तरह की मशीनें बनाई जा सकती हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से इस्तेमाल हो सके? बिल्कुल बिल्कुल बनाई जा सकती है, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि ईजी टू यूज़ हो, सेफ हो और हाइजीनिक हो। बिल्कुल सही। तो अब हम आपके पास आते हैं डॉक्टर ब्रिजेश। जिस तरह से डॉक्टर्स का बहुत अहम रोल रहा है, हालांकि अवसंरचना में डॉक्टर उतनी अहम भूमिका नहीं निभा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खूबी डॉक्टर की होती है कि उस छोटे से केबिन में बैठ के वो हजारों को ट्रीटमेंट देते हैं। आपको क्या चैलेंजेस इस दौरान दिखाई दिए, और क्या महामारी ने सच में एक अलार्म का काम किया है, कोरोना ने, कि अब हमको ये समझने की जरूरत है कि डॉक्टर्स को भी वो सुविधाएं, वो फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है जो आप एक IAS अधिकारी को देते हैं, जो एक अपने सिविल सेवक को देते हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर फ्री होकर काम कर पाएगा तो शायद पूरा का पूरा समाज वहाँ का सेफ रहेगा। बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे गांव के डॉक्टर हैं, चूँकि मैं गांव में पोस्टेड नहीं हूँ, मेरा खुद का हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, और जो रूरल एरिया में पोस्टेड हैं, चाहे वो PSC पे हो, चाहे CSC पे हो, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज रहा है। उनके चैलेंज का सबसे बड़ा इशूज़ रहा, उनके पास इनिशियली डेट्स में PPE किट तक अवेलेबल नहीं थी, और जो गांव के पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा सा समझाना डिफ़िकल्ट होता है कि कैसे ये कोरोना फैल रहा है या क्या कर रहा है, तो वो भी कम्युनिकेशन जो है वो भी बहुत डिले हुआ है। तो इस चक्कर में बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी कोविड पॉजिटिव हुए, जस्ट बिकॉज कि वो प्रॉपरली उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए। दे डोंट हैव सैनिटाइजर्स, नहीं है उनके पास, मास्क नहीं पहुंच पाए थे, N95 मास्क अवेलेबल नहीं थी, PPE किट नहीं थी। लेकिन एज सुन एज गवर्नमेंट जैसे जैसे प्रोग्रेस किया गया और वो सारे के सारे चीज़ें उनको अवेलेबल कराई गई, तो बहुत ज़्यादा गांव में ये नहीं फैला। दूसरा ये भी था कि जो छोटे विलेजेस थे वहाँ पे एक्सपोजर कम था,
जो वहाँ के लोग थे वो ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे थे। जैसे सपोज करिए कि कोई गांव है दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर का, तो वहाँ के पॉपुलेशन यदि 5000 है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के 5 या 10 लोग दिल्ली में आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो चूँकि जब लॉकडाउन हुआ तो वो लोग वहीं पे स्टेबल हो गए। लेकिन डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से अब सेंटर्स को इम्प्रूव किया है। जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं और या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है, आइदर इन टर्म्स ऑफ सैनिटाइज़र की पीपीई किट, सोशल डिस्टेंसिंग, काफ़ी सारे अवेयरनेस पोस्टर्स प्रोवाइड करे हैं जो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इवन सम जो हमारे रूट लेवल के वर्कर्स हैं, लाइक आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इन लोग का भी हमने बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे कलीग हैं जो मेरे दोस्त हैं, सीएमओ हैं, वो मुरादाबाद में, उनसे मेरी बात होती थी तो वो मुझे बताते थे कि हम लोगों ने इन लोग को ट्रेंड किया है। ये घर घर पे जाके लोगों को समझा रहे हैं कि आपको हाथ कैसे धोना है और सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करना है, ये करना है। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी हेल्पफुल रही है। और डेफिनेटली हमें शहर को तो फोकस करना ही है, हमें गाँव को भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि शहर में तो हर चीज़ कंट्रोल हो सकती है, हम समझ सकते हैं, हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे अभी सर ने कहा कि इनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन गांव में यदि ये चीज़ फैलती है और गांव में लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी रहते हैं, तो यदि एक गांव में फैलता है तो आप मान के चलिए कि 5 से 6 हज़ार लोगों को कोविड पॉजिटिव होता है और उनको संभालना या उनको बेड्स प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इट इज़ बेटर कि हम लोग को उनकी प्रोटेक्शन करना चाहिए, उनको एजुकेटेड करना चाहिए। इवन जो हमारे टीचर्स हैं जो उस टाइम पे स्कूल अभी बंद थे, वो लोगों ने भी गांव-गांव जाके उनको एजुकेट किया है लोगों को कि आपको कैसे सोशल डिस्टेंसिंग और इन चीज़ों को मेंटेन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने बहुत ही अहम बात यहाँ पर बोली कि गांवों में भी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी तरह से विकसित करने की ज़रूरत है। डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनको अनुभव रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक अलार्म की तरह काम किया है इस पूरी कोविड महामारी ने। तमाम पंचवर्षीय योजनाएं भारत सरकार की आई चली गई, उनमें बजट का अच्छा प्रावधान होता था, तमाम मॉडल के नाम भी उनको दिए गए, हैरोडोमर मॉडल रहा, तमाम इस तरह के ऐसी चीज़ें हमको बजट के तौर पर प्रस्तुत की गई थी पहले, जो कि संचित नीति से भी कई बार इस्तेमाल किया गया उसमें। लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई, ये कोविड ने साफ कर दिया। 1920 का साल आपने पढ़ा होगा मेडिकल हिस्ट्री में किस तरह का रहा कि करोड़ों लोग मारे गए थे उसमें, जिसमें प्लेग आया था। महात्मा गांधी खुद उससे बच नहीं पाए थे। लेकिन 2020 में ठीक 100 साल बाद परिस्थिति आती है और वैसी ही तस्वीर सामने आई। तब भी अस्पताल इतने मजबूत नहीं थे, आज भी नहीं थे। आपको क्या लगता है कि संरचना की कितनी बड़ी भूमिका है? हमारे पास कितने भी अच्छे डॉक्टर्स हों, लेकिन अगर उनकी पहुंच लोगों तक नहीं है तो चिकित्सा वो कितनी बेहतर दे पाएंगे? Thank you, Prime TV Awards, for giving the opportunity. I'll be going a little beyond. I'll take a broader view because I represent Indian Medical Association. I'm the Joint Secretary in IMA headquarters. Apart from that, I'm the Vice President of Delhi Medical Council and a past President of Delhi Medical Association. So my field becomes wider and I'm supposed to tell my audience much more what they have learned. So, कम शब्दों में बोलते हुए, this particular challenge for all of us, either at government level, at a public level and to an individual doctor, it was a huge challenge. Huge challenge and a big blocker also. I remember the first day of, when it was on 19th March last year, when I think it was the first day of, I think, some Bandh type kind of thing, all India Bandh. And then on 24th of March, all at once, we never heard कि lockdown चीज़ क्या होती है. We used to hear, yeah, lockdown भी कोई चीज़ होती है. We used to hear it used to happen in China alone, and it happened now in India. It was a huge disaster. Me representing a huge community of doctors all across Delhi, सबसे पहला तो मुद्दा था, my पड़ोसी used to say, my neighbor, डॉक्टर चावला, मैं 25 साल से आपको दिखाता हूँ, आई एम योर डॉक्टर, आई एम योर पेशेंट, आई कम फॉर एवरी स्मॉल एलिमेंट and now you are telling me you are not available. First thing, why are you not available? Because the government of India has declared a lockdown. Have we stopped breathing? Have we stopped becoming ill? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था. तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था, अपार्ट फ्रॉम द फ्यू थिंग्स माय फेलो पैनलिस्ट हैव ऑलरेडी टोल्ड, कि हॉस्पिटल्स में पीपी किट्स की कमी और सैनिटाइजर की कमी और पता ही नहीं करना क्या है. तो सबसे पहला मेरा काम था, इन फर्स्ट मंथ आई अपील टू माय सिंगल डॉक्टर क्लिनिक्स ऑल अक्रॉस, नॉट ओनली दिल्ली एंड ऑल अक्रॉस इंडिया. मैंने कहा, भाई, गवर्नमेंट ने चाहे लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन आप अपनी स्केलेटल सर्विसेज चलाओ, बिकॉज मेडिकल सर्विसेज कैन नॉट बी क्लोज. दिस वाज माय फर्स्ट kind of effort and little achievement which I
which I tried and became successful. I am openly claiming my Dr. Anand Jha, Dr. my friend is sitting here. We had to practically force. कुछ कहते थे चावला जान ज़्यादा जरूरी है, कहते को पैसा कमाने का ज़्यादा शौक है. मैंने कहा ना जान जरूरी है ना पैसा कमाना जरूरी है. मेरा एक रोल है, मेरी एक पहचान है, उस पहचान के तहत मुझे कुछ करना चाहिए. This is an effort. Since I did my graduation from Maulana Azad Medical College, which was the only COVID hospital which was declared by Kejriwal Delhi government, it was the only hospital providing services. वहाँ जाके हम में से कुछ लोगों ने वहाँ as the कमियाँ होती हैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में, पानी नहीं है जी, पीने का पानी नहीं है, क्या करना है, सैनिटाइजर नहीं है. उसके बाद एफर्ट आया. आप यू मस्ट हैव हर्ड दे क्रिएटेड ए प्लाज्मा बैंक. केजरीवाल जी ने प्लाज्मा बैंक क्रिएट कर दिया. उसको प्लाज्मा ला के देगा कौन? वी यूज टू काउंसल आवर पोस्ट कोविड पेशेंट्स. सर आप ठीक हो गए हैं, अगर आप चाहते हैं आपके छोटे से एफर्ट से किसी और की जान बच जाए तो अपना प्लाज्मा दे दीजिएगा. आई पेयर्ड ऑन क्वाइट ए फ्यू टेलीविजन शोज ऑल्सो फॉर दिस. उससे धीरे धीरे बढ़ते हुए सच है दिल्ली बिकेम प्लाज्मा सफिशिएंट. किसी को दिक्कत नहीं आती थी. वी क्रिएटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑल अक्रॉस दिल्ली कि जिसको हो रहा है, जिसका मामे चाचे किसी को खून चाहिए, प्लाज्मा चाहिए तो हमें बताए. हमने अपना एफर्ट करके ऐसी कोशिश की थी. दिस वाज 2. आई विल टेक लिटिल मोर टाइम. नंबर 3, ये सच है सर. आई क्लियरली रिमेंबर इन लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर इट वाज ए डिजास्टर. प्रैक्टिकली उससे पहले का सीन आपने देखा होगा कि कोई मर जाता था, कोई उसकी लाश लेने जाता था. वो भी हमने देखा है. मैं एक और चैप्टर पे भी आने वाला हूं, वो उससे ज्यादा दुखदाई होने वाला है. मिस्टर जेंटलमैन लेडीज, लिसन टू दिस थिंग. पहला चैप्टर ये था. दूसरा ये था कि इतना बीमारी होने लग गई थी, हमें समझ नहीं आता क्या था. हम बड़े खुश थे यार, पूरे यूरोप में बीमारी फैल रही है. दिसंबर में उनके क्रिसमस डे कैंसिल हो गया, न्यू ईयर डे कैंसिल हो गया. हमारे हिंदुस्तान में टोटल शांति फैली हुई है. जनवरी भी ऐसे चला गया, फरवरी भी ऐसे चला गया. फरवरी के अंत पे हमें लग गया था दिल्ली में हिंदुस्तान में कुछ होने वाला है. माय डियर फ्रेंड्स, yesterday we faced 90,000 cases, little less than types. I am warning you, within less than couple of weeks we'll have 1 to 2 to 2.5 to 3 lakh cases. None can stop us. पॉलीवैलेंट वैक्सीन होती है, जैसे 4 तरह के इन्फ्लुएंजा के वायरस होते हैं टाइप्स, तो 5 पॉलीवैलेंट 3, 4, 5 हम लेते हैं और रिसर्च होती रहती है. जिस तरह की वैक्सीन आते व्यक्ति के हिसाब से वैक्सीन बनाते हैं देते. उसी तरह सार्स का भी है. पहले भी सार्स था और इस बार कोव-2 हमने बताया 2 है. तो ये भी चेंज हुआ है. इसके कारण हम कंट्रोल नहीं कर पाए. इनिशियली तो हमें पता नहीं था. मैं बताऊं, कॉर्पोरेट में था तो ट्रीटमेंट हमें पता नहीं था, किसी को पता नहीं था, उसका कैरेक्टर कुछ पता नहीं था. चाइना में देख के, वो बड़ी क्लोज सोसाइटी है, उन्होंने बताया नहीं कि क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है. तो इनिशियली काफ़ी डेथ हुई. लोग हॉस्पिटल भटकते थे और रास्ते में भी डेथ हो जाती थी. ग्रेजुअली स्टार्टेड, हमें अच्छा लगने लगा कि क्या ये चीज़ हो सकती है, इससे बेटर होगा. नाउ एक हमारा प्रोटोकॉल अब बन गया है कि क्या ट्रीटमेंट करना है, इसलिए मोर्टेलिटी भी हमारी काफ़ी कम हो गई है. बट वही ये नया म्यूटेशन आ रहा है, नए ड्रेस चेंज कर रहे हैं. तो हमें एक तो रिसर्च चलते रहना चाहिए कि कौन सा आया, कौन सा म्यूटेशन आया, उसके अगेंस्ट हम कौन सी दवा दे सकते हैं. एंटीवायरल ट्रीटमेंट बहुत कम है, बट एंटीवायरल ट्रीटमेंट बने, नए रिसर्च हो रहे हैं. वैक्सीन बनी, बहुत जल्दी बनी और वी आर डूइंग, अच्छा काम कर रहे हैं वैक्सीन में. तो नई जैसे उसकी चेंजेस होगी, नई वैक्सीन भी बनेगी. 10 तरह के वैक्सीन बन रही है. कुछ RNA लेवल पे, बड़ी जेनेटिक लेवल बन रही है. कुछ ऐसे बैक्टीरिया को वायरस को मार के या उसको इनएक्टिवेट करके बन रही है. ये वैक्सीन बनती है. तो हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी. रेगुलर रिसर्च चलते रहे और वैक्सीन बनते रहे तो इससे कंट्रोल होगा. हमारे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत डरने की बात, डॉक्टर चावला ने काफ़ी डराया है. बट डेफिनेटली वी हैव टू हैव कोविड एटिकेट तो होना चाहिए हमें. बट जैसे स्वाइन फ्लू है, इज ऑल्सो बहुत डेडली डिजीज है, इससे भी जान जाती है. बिल्कुल. बट क्या होता है, सब चेक करते नहीं स्वाइन फ्लू पॉपुलेशन में. तो हो सकता है हमारे अंदर स्वाइन फ्लू बहुत लोगों को हो, बट जो सिक होते हैं दे को टू हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ इलाज कराते हैं. उसी तरह हमारा लगता है सार्स, ये कोरोना का भी अल्टीमेटली इज गोइंग टू बी, विल बी देयर. जो सिक होंगे हॉस्पिटल जाएंगे, इलाज कराएंगे. अदर रेस्ट हमारे शरीर में हो सकता है कोविड की वायरस हो. दैट इज़ वन थिंग, एक मुझे कहना था. बाकी तैयारी करने पर रिसर्च चलती रहेगी. अब इसको हम भूल नहीं सकते हैं. इन्फ्लुएंजा अभी भी चल रही है. बिल्कुल सारे जो जितनी बीमारियां सब बन रही हैं वायरस में. अब जैसे चिकन पॉक्स भी है, मम्प्स भी है, मीजल्स भी है. वैक्सीन हम लेते हैं, दोबारा भी होती है. बट एक चीज़ वैक्सीन से फ़ायदा ये है कि उतनी सिवियरिटी नॉर्मली नहीं होती है. बट हमारे मेडिसिन साइंस, हम साइंस से बोलते हैं मेडिसिन, बट इट्स नॉट ए साइंस, इज एन आर्ट. हर एक इंडिविजुअल अलग रिस्पॉन्ड करता है. जुकाम होती है 4 लोगों को घर में,
एक को एक दिन में ठीक होती है, किसी को 5 दिन में ठीक नहीं होती है। कैन नॉट बी, इट्स नॉट ए साइंस। हम बोलते हैं साइंस, बट साइंस है नहीं। इसी तरह लूज मोशन, सब खाना खाते हैं, 2 को लूज मोशन होती है, बाकी को नहीं होती है। तो जैसे वैसे अपना रेजिस्टेंस, और जैसे बात करते हैं डॉक्टर साहब गाँव में स्प्रेड इसलिए कम हुआ क्योंकि रेजिस्टेंस उनकी बड़ी हाई है। हम यहाँ मिनरल वाटर पीते हैं, ये करते हैं, तो हमें जरा भी बाहर खा ले तो पेट खराब हो जाता है। वो गंदगी या धूल की खाने पीना होता है, रेजिस्टेंस उनका बना होता है। हम भी जब गांव में हुआ करते थे, हम भी बीमार नहीं हुआ करते थे ज़्यादा, बट अब यहाँ के मिनरल वाटर सारे कुछ खाते हैं तो रेजिस्टेंस, हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बनती है। बिल्कुल। तो दैट इज़ वन थिंग, ये रीज़न है। तो बाकी बिल्कुल हमें सही। कोविड एटिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी स्टिल वी आर इन लर्निंग स्टेज। कोविड कैसा बिहेव करेगा, इसलिए जो कोविड एटिकेट्स है वो मास्क लगाना, सैनिटाइजर एंड डिस्टेंस मेंटेन करना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है टिल द टाइम इसके ऊपर हम जीत ना हासिल कर लें। बिल्कुल। थैंक यू। साहिल, आपसे हम एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्योंकि सभी पैनलिस्ट की बातों को सुनकर एक सवाल मेरे मन में ये आया कि लॉजिस्टिक की अगर हम बात करें तो जैसे मास्क पहले बहुत कम मिलते थे लोगों को, सैनिटाइज़र जिस रेट में मिलना चाहिए, जो आज रेट में मिल रहा है, उसकी क्वालिटी में, क्वांटिटी में और रेट में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। आपको नहीं लगता कि इस चीज़ पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को जितना सेफ बनाया जा सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना तो उसको हुआ नहीं, उसको स्किन कैंसर ही हो गया। इन चीज़ों पर भी हमको तैयारी करने की ज़रूरत है कि जो बेस्ट क्वालिटी है वही पब्लिक के बीच में जाने पाए। अब आप अगर मार्केट में जाएंगे तो 5-5 लीटर के कैनन बाहर मिल रहे हैं, और उस कैन में क्या भरा हुआ है कोई नहीं जानता है, उसके अंदर तेजाब है, किस तरह का केमिकल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बाद में शिकायत की कि उनकी स्किन उससे डेड हो रही है। इन चीज़ों पर भी हमें तैयारी करने की सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल तैयारी करने की ज़रूरत है। इसलिए एक हमारी रेगुलेटरी बॉडी है इंडस्ट्री की, जो मैन्युफैक्चरर्स को जाके ऑडिट करती है, उनकी फैसिलिटीज़ देखती है, वो किस टाइप के रॉ मटेरियल्स अपने प्रोडक्ट के अंदर डालते हैं, उसको वैलिडेट करती है, तब जाके उन्हें अप्रूवल मिलता है ये करने का। तो ये हमारी गवर्नमेंट बॉडी इज़ डूइंग अ गुड जॉब विद दिस टू इंश्योर कि कोई भी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जिससे लोगों को कोई हानिकारक नहीं हो, दे इंश्योर दैट। जी डॉक्टर अमित, हम आपसे ये भी यहाँ पर समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया अस्पतालों का, आपका पूरा ग्रुप है, आपको नहीं लगता है कि गाँव में भी अब आपको पहल करने की ज़रूरत है? क्योंकि गाँवों से दूरी अगर बनी रहेगी इस तरह से तो बहुत बड़ी आबादी, हमारी पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं कि ये मिक्स है, इसमें शहर गाँव और इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साथ ही जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, इन दोनों को हम इकोनॉमिक्स में हम अक्सर पढ़ते आए। आपको नहीं लगता है कि इस हिसाब से भी अब हमको अपनी संरचना को विकसित करने की जरूरत है कि अस्पतालों को हम, शहर में तो तमाम प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, गांवों की तरफ भी जाने की जरूरत है आप जैसे तमाम ग्रुप्स को? जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज़ देखिए, 70-75%, 60-70% आबादी हमारी अभी भी गांव और उस थोड़ी सी डेवलप्ड एरिया में रह रही है। एक चीज़ जानिए कि इंडिया में चूँकि आबादी इतनी ज़्यादा है, पर पॉपुलेशंस के हिसाब से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ, हम बहुत पीछे हैं। वर्ल्ड की एवरेज भी लूँ उससे भी हम बिलो है। बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दैट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लाइक अस या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, यदि अनलेस द गवर्नमेंट के साथ में मिलकर, अभी क्या होता है कि आप देखेंगे और एक जरा ध्यान से इसको समझेंगे, अभी क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट भी एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। जैसे गवर्नमेंट रन्स देयर ओन हॉस्पिटल्स, राइट? वो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं। 60-70% पॉपुलेशन है जो आउट ऑफ पॉकेट स्पेंड करती है हमारे इसमें, बिकॉज इंश्योरेंस का स्कीम नहीं है हमारे पास। ओनली 15-20% पॉपुलेशन हैज़ गॉट सम काइंड ऑफ इंश्योरेंस। अब आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव ली और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी, देयर इज़ अ बॉडी, दे आर वर्किंग ऑन दिस थिंग। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल करके हाथ में हाथ मिला करके जब तक हम काम नहीं करेंगे, गाँव तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सर्विसेज, वो मेडिकल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। दैट्स अ मॉडल कॉल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल एक है। बट उसमें भी बहुत काम करने की जरूरत है। देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट फ्रॉम बोथ दी साइड। गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू डिसाइड कि वो कौन सा रोल प्ले करना चाहती है।
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बट यदि गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि ठीक है दे कैन वर्क एज एन अ फाइनेंशियल काइंड ऑफ रोल प्रोवाइड करे एंड द प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो सर्विस प्रोवाइडर का रोल प्ले करे, तो आई बिलीव ये चीज़ें हम बहुत काफ़ी हद तक जल्दी से जल्दी गाँवों तक ले जा सकते हैं, हम दोनों मिल करके कोलेबरेट होकर के। बिकॉज आप देखेंगे कि मेरे लिए इफ़ आई वांट टू स्टार्ट अ हॉस्पिटल इन टियर 3 काइंड ऑफ सिटीज़, तो मुझे लैंड भी चाहिए, मुझे इक्विपमेंट्स भी चाहिए, मुझे ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए। देयर आर सर्टेन थिंग विच गवर्नमेंट्स हैज दिस थिंग्स। यदि मुझे लैंड्स मिलती है, मुझे इक्विपमेंट्स के ऊपर सब्सिडी मिलती है, और ह्यूमन रिसोर्सेज की मैं बात करूं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारे पास मेडिकल जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम है। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज की संख्या जो है बहुत ही कम है। मैं नॉर्थ और साउथ की इंडिया की बात करूं तो साउथ में प्रॉब्ली 60% मेडिकल कॉलेजेस, इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें से 60-65% मेडिकल कॉलेजेस साउथ इंडिया की तरफ है। नॉर्थ इंडिया में सिर्फ 35-40% मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो कि बहुत ही कम नंबर हैं, यू कैन काउंट, राइट। सो हमें एक बहुत ही लार्ज लेवल पे और एक बड़ी सोच के साथ में आना पड़ेगा, तब जा कर के हम उस लेवल के जो पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल करके एक पूरी प्लानिंग के साथ में, क्योंकि हेल्थ केयर डिलीवरी के 3 पिलर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स। अब इंफ्रास्ट्रक्चर्स यदि गवर्नमेंट्स की तरफ से चीज़ें हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी यस द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड लॉट्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, जो है आज के टाइम में गवर्नमेंट ने काफ़ी सब्सिडी दी है, तो हम इक्विपमेंट्स को बाहर से मंगा सकते हैं, हमें थोड़ा सा कम पड़ता है। नाउ मेक इन इंडिया की वजह से देयर आर सो मेनी इंडियन कंपनीज ऑल्सो बिकमिंग अ मैन्युफैक्चर, और काफ़ी अच्छे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपरेशन टेक्नोलॉजी प्रिपेयर कर रहे हैं इंडिया में भी। और ह्यूमन रिसोर्स मतलब बहुत सारे हमें मेडिकल कॉलेजेस एंड पैरामेडिक्स खोलने की ज़रूरत है, और यदि हम पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल जाएं तो बिलीव मी वो जो सपना है आई थिंक हम अचीव कर सकते हैं। हाउएवर इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से, जो प्रॉब्ली इंडिया में हेल्थ केयर को शायद उतनी तवज्जो जो देनी चाहिए वो नहीं दी जाती, बिकॉज वी हैव अदर प्रायोरिटीज़। मैं भी एक छोटी जगह से बिलोंग करता हूँ, तो ऐसी मैं बात करता हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस सभी के पास होने चाहिए आज के टाइम में, बिकॉज आप बीमार होते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे काफ़ी महंगे हैं, तो कैसे बियर कर, तो जो प्रीमियम होता है वो 10-15-20 हज़ार के आसपास का होता होगा, तो वो भी हमें लगता है कि अच्छा जब बीमार होंगे तो देख लेंगे जी, बट अब बीमार होते हैं तो आप 2 लाख 3 लाख रुपए भरते हैं, अब 10,000-15,000 रुपए का प्रीमियम नहीं लेना चाहते। सो दीज आर द थिंग्स हैज़ टू बी टेकन टू दिस थिंग्स। लोग धीरे धीरे, बट पिछले 5-6 साल में मैं देखूं तो जिस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी ने ग्रो करी है, जिस हिसाब से ग्राउंड मतलब 2 टियर सिटीज़ और 3 टियर सिटीज़ में इंश्योरेंस लोगों ने ली है, तो अवेयरनेस बढ़ी है। सो लॉन्ग वे टू गो, बट यस इट हैज़ टू हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर, बोथ द साइड्स, तब जा करके हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं सर। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे के पूरे डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए। एक चीज़ तो बिल्कुल साफ हो गई कि सिर्फ सरकार के कदम उठाने से बात नहीं बनेगी जब तक निजी सेक्टर सामने नहीं आएगा, और सिर्फ निजी सेक्टर के आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक सरकार जमीन जैसे मुद्दों पर निजी सेक्टर के साथ सहयोग नहीं करती है। यहां पर इस पूरे के पूरे मुद्दे को डिस्कस करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि वैक्सीन की बात सबसे ज्यादा आगे आई है। आपको ध्यान रखना है कि जब तक 90% आबादी वैक्सीनेट नहीं हो जाती है तब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। इसका सीधा सा मतलब है आपको लगभग 200 करोड़ डोज चाहिए होगी, और इसके लिए जब तक संरचना पर हम काम नहीं करेंगे तब तक पूरा देश हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर सकता। आप सब लगातार इस तरह से प्राइम न्यूज के साथ जुड़े रहिए।